तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं मैशल के एपिसोड 8 को। वेल बडीज, तुम्हें मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तुम अब से यूरोसेजी को यानी मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप लेके। तो अगर तुम्हें ऐसा करना है तो डायरेक्टली ज्वाइन का बटन दबाओ और मेंबरशिप आज ही पाओ। एनीवेज, चलो अब शुरू करते हैं मैशल के एपिसोड 8 को। हमने पिछले एपिसोड में जैसा कि देखा था कि यहाँ पर अरीना के अंदर एंट्री होती है इनोसेंट जीरो वालों की, और आते ही यहाँ पर एक बंदे ने तो टाइम ही रोक दिया, और ये बंदा यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि मैश इसका बेटा है। वो मैश को कुछ कर पाए, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर आ जाते हैं वॉलवर्क। मिस्टर वॉलबर्ग यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बच्चे को कहीं भी ले जाने नहीं दूंगा। ईस्टर्न एकेडमी का हेडमास्टर होने के नाते मेरा काम है इन बच्चों को प्रोटेक्ट करना। तभी यहाँ पर एक अजीब से दिखने वाला आदमी कहता है, यार ये वॉलबर्ग तो बड़ा कमाल का बंदा है, ये बुढ़ा तो टाइम रोकने वाले मैजिक से भी नहीं रुका। वो यहाँ पर अब मिस्टर वॉलबर्ग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वॉलबर्ग उसकी आंखों में देखते हैं और एक डिल्यूजन क्रिएट करने वाले मैजिक का यूज करते हैं। इस बंदे को यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसको एक कुल्हाड़ी ने बीच में से काट दिया है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता, ये बस एक डिल्यूजन था। लेकिन यहाँ पर ये बंदा इस चीज से डर जाता है, जिसके बाद मिस्टर वॉलबर्ग इसको आंख दिखाते हुए कहते हैं, तुम तो डर गए, इसलिए अब पीछे हट जाओ। यहाँ पर इन तीनों का लीडर कहता है, मेरे साथियों को डराओ मत ऐसे वॉलबर्ग। मिस्टर वॉलबर्ग उससे कहते हैं, तुम आखिर यहाँ पे करने क्या आए हो? इस बात पर इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है, मैं एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता हूँ, खूबसूरत, शक्तिशाली और अमर। ये सुनकर मिस्टर वॉलबर्ग कहते हैं, तुम अनगिनत लोगों को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तुम उनकी मैजिकल पावर छीन रहे हो और उनको मार दे रहे हो। इस बात पर यह आदमी कहता है, इस चीज में आखिर बुराई क्या है? मेरी फैमिली मेरे लिए एग्जिस्ट करती है और मैश भी मेरे लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए मैं इसको वापस लेके जाने वाला हूँ। इस पर वॉलबर्ग हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें मैश को ले जाना है तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। एंड ये कहने के साथ ही यहाँ पर इनोसेंट जीरो और मिस्टर वॉलबर्ग के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। ये दोनों अपनी अपनी छड़ियां निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर तुम खुद ही देख सकते हो बड़ी इसकी वॉलबर्ग दद्दू की छड़ी कितनी कमाल की लग रही है, लेकिन मैश के पप्पा की छड़ी भी कम नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वॉलबर्ग के फेस पे 3 लाइन्स आ जाती है। इनोसेंट जीरो का लीडर यहाँ पे कहता है कि मुझे खाली मैश की जरूरत है और तुम लोगों की तो मैं ऐसे बजाता हूँ, रुको। एंड इसके ये कहने के बाद ही यहाँ पर जमीन में से कुछ मॉन्स्टर्स निकलते हैं। ये चीज देखने के बाद यहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग अपना मैजिक का यूज करते हैं, जिससे इनोसेंट जीरो का टाइम रोकने वाला मैजिक नलीफाई हो जाता है। इस मैजिक से यहाँ पर मैश के दोस्त मैक्रॉन और डिवाइन विजनरी सही हो जाते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर वॉलबर्ग कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इन मॉन्स्टर्स की ऐसी की तैसी कर दो, तब तक मैं इनोसेंट जीरो से निपटता हूँ। अब यहाँ पर सबके सब अरीना में जाते हैं और अपने अपने स्पेशल अटैक्स यूज करते हैं। यहाँ पर डेजर्ट केन और फ्लेम केन एक साथ इन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और इन मॉन्स्टर्स की ऐसी की तैसी कर देते हैं। यहाँ पर डेजर्ट केन फ्लेम केन को ये बताता है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये सेम डबल लाइनर मैजिक यूजर के जितने पावरफुल हैं। यहाँ पर डॉट बोलता है कि इन मॉन्स्टर से लड़ पाना अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन लेंस कहता है कि अपना रोना धोना बंद करो और लड़ना चालू रखो। दूसरी तरफ यहाँ पर मैक्रॉन भी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग से कहता है, क्या तुम्हारे स्टूडेंट इन सभी को संभाल लेंगे? मिस्टर वॉलबर्ग कहते हैं, इन बच्चों को छोड़ो और अपना ध्यान रखो। ये कहने के बाद मिस्टर वॉलबर्ग खुद को और इनोसेंट जीरो के लीडर को आसमान में टेलीपोर्ट कर लेते हैं। एंड आसमान में जाकर वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। इसके बाद अगला सीन फिर से अरीना का होता है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ते जा रही है और इनको बहुत दिक्कत हो रही लड़ाई करने में। तब इन सभी लोगों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा नुकीला गोला टाइप का कुछ दिखता है, और ये चीज बनाई होती है सेल ने। सेल यहाँ पर इस बड़ी सी चीज को इन लोगों के ऊपर फेंकने वाला होता है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर अरीना के अंदर नए और स्ट्रॉन्ग डीमंस भी आ जाते हैं। एंड यहाँ पर ये सभी डीमंस मैश को छोड़ के बाकी सभी को टारगेट करते हैं। यहाँ पर मैश अकेला खड़ा होता है और उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं हो रहा। ये चीज देखकर मैक्रॉन को ऐसा लगता है कि मैश को चारा बना दिया गया है और इन इनोसेंट जीरो वालों के पास पक्का कोई ना कोई तरीका होगा उसको यहाँ से ले जाने के लिए। अब यहाँ पर डॉट मैश को बोलता है, इन मॉन्स्टर्स को हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम जाओ सेल से लड़ो, क्योंकि तुम ही बस उसको रोक सकते हो। मैश को ये बात यहाँ पर समझ आ जाती है और वो बहुत स्पीड में भागता है। यहाँ पर सेल एक बहुत बड़े से टावर के ऊपर खड़ा है, जिसके ऊपर चढ़ने में मैश को थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैश ऐसा नहीं करता। वो यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है और उस टावर को ही तोड़ देता है, जिसके बाद बस 1 सेकंड के अंदर सेल उसके सामने होता है। सेल मैश से कहता है कि आखिरकार हम दोबारा मिल गए, वैसे इस टावर को तोड़ने का कोई फायदा नहीं जब तक तुम मुझे नहीं हरा देते। इतनी सारी बकवास सुनने के बाद यहाँ पर मैश का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता, क्योंकि उसको याद नहीं है कि ये सेल आखिर है कौन। सेल कहता है, क्या सच में तुम मुझे भूल चुके हो? मैश इधर उधर देखता है और कहता है, मुझे माफ करना, सच में मुझे कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर अरीना में ये तीनों स्टूडेंट बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। ये लोग यहाँ पर ये चीज नोटिस करते हैं कि इन डीमंस की संख्या तो यार कम हो ही नहीं रही। इसी लड़ाई के बीच यहाँ पर डॉट की नजर एक रोते हुए बच्चे की तरफ जाती है। अब यहाँ पर वो बच्चा मैजिक का यूज करके डॉट को ही बच्चा बना देता है। एक्चुअली में यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था,
ये बंदा एक क्रिमिनल केन है। इसकी पावर यही है कि ये अपने मैजिक का यूज करके अपने ओपोनेंट को बच्चा बना देता है। ये क्रिमिनल केन डॉट से कहता है, देख यार, बच्चे तो किसी काम के होते नहीं है और जब तक तुम ठीक होगे मैं उससे पहले तुम्हें उड़ा चुका हूँगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर डॉट अपने मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। अब यहाँ पर उसका मैजिक यूज हो नहीं पा रहा तो उसकी फट जाती है और वो वहाँ से भागना चालू कर देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर ये सोच रहा है कि इस मैजिक से बचने के लिए वो लेंस की हेल्प मांगेगा। अब जैसे ही वो भागते हुए लेंस के पास पहुंचता है, लेंस उसे देखकर कहता है, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। डॉट यहाँ पर अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेंस को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर क्रिमिनल केन अपने मैजिक का दोबारा से यूज करता है, लेकिन यहाँ पर वक्त रहते लेंस उसके मैजिक को डॉच कर लेता है और डॉट को लेके वहां से उड़ जाता है। और इसी के साथ वो ये समझ जाता है कि इसी मैजिक का यूज डॉट के ऊपर हुआ है। यहाँ पर वो कुछ सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स लेंस के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो उन मॉन्स्टर्स को अपने मैजिक से रोक देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर ये भी सोचता है कि उसको मॉन्स्टर से लड़ते हुए बेबी डॉट को प्रोटेक्ट भी करना होगा। लेकिन तभी वो ये चीज नोटिस करता है कि उसके हाथ में से डॉट गायब हो चुका है और वो दूसरी तरफ एक खिलौने के साथ खेल रहा है। अब यहाँ पर लेंस डॉट को बचाने जाता है, लेकिन वो क्रिमिनल केन लेंस के ऊपर अपने मैजिक का यूज करके लेंस को भी बच्चा बना देता है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यार ये बात क्या कर रहे हैं। क्रिमिनल केन यहाँ पर इन दोनों से कहता है कि जब तुम इस फॉर्म में आए तभी तुम्हारी हार पक्की हो चुकी थी, क्योंकि तुम इस फॉर्म में अपने मैजिक का 1% भी यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पर इस बंदे को बच्चों को सताने में बहुत मजा आ रहा है। जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर्स को लेंस और डॉट को खत्म करने के लिए भेज देता है। ये चीज देखकर डॉट की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी बेबी लेंस यहाँ पर अपने थोड़े से मैजिक का यूज करता है, जिससे क्रिमिनल केन गिर जाता है। यहाँ तक कि उसकी हालत भी बहुत खराब हो जाती है और वो यहाँ पर ये चीज समझ आता है कि ये बंदा अपने बचपने में भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। डॉट यहाँ पर ये बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेंस ने अपनी सारी मैजिकल पावर को एक जगह पे कंसंट्रेट कर लिया था और ऐसे ही दिमाग चलाने की वजह से लेंस टॉप स्टूडेंट्स में से एक है। यहाँ पर फ्लेम केन भी इन दोनों को देख रहा होता है और वो कहता है कि ऐसी चीजें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। अब क्रिमिनल केन की यहाँ पर हालत खराब करने के बाद ये दोनों अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। अगला सीन होता है लाइट केन और इस बचुए का। ये दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ पर ये बचुआ लाइट केन से कहता है, आखिर इनोसेंट जीरो और हमारे वॉलबर्ग का क्या रिलेशन है। लाइट केन बताता है कि एक एडम नाम का बंदा हुआ करता था और इस मैजिकल वर्ल्ड को उसी ने ही शेप दिया है। इसी के साथ वो डिवाइन विजनरी की फाउंडेशन भी है और अगर उसकी शक्तियों की बात करें तो वो बिल्कुल गॉड की जैसी थी। कोई भी ऐसा मैजिशियन नहीं था जो कि उसके डार्क मैजिक के सामने टिक सके। मिस्टर वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो एडम के बेस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे। ये बात सुनकर ये बचवा कहता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों की पावर बिल्कुल सेम लेवल की है। लाइट केन कहता है, हाँ, लेकिन इनोसेंट जीरो वालों ने हम पे हमला करने की कोशिश करी थी और कुछ चांसेस भी है कि वो लोग सक्सेसफुल भी हो जाएं। अगला सीन इनोसेंट जीरो और मिस्टर वॉलबर्ग का होता है। अब यहाँ पर इनोसेंट जीरो अपना फेस रिवील करता है और ये पता नहीं क्या है, लेकिन इसका फेस ही नहीं है। ये चीज देखकर मिस्टर वॉलबर्ग शॉक हो जाते हैं। अरे तुम तो अपने पुराने दोस्त को ऐसे देख रहे हो जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। अब यहाँ पर इनोसेंट जीरो अपना असली चेहरा दिखाता है और वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, तो तुम मुझे अपना दोस्त कह सकते हो अभी। ये देखकर मिस्टर वॉलबर्ग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया है क्या? इनोसेंट जीरो कहता है, मैं किसी भी इंसान से ज्यादा इंसान दिखता हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि आज मेरी 2 इच्छाएं हैं। सबसे पहली इच्छा तो ये है कि मैश को अपने घर ले जाना और दूसरी इच्छा है कि तुम्हें आज खत्म करना है। ये कहने के बाद वो अपना मैजिक यूज करता है जिसका नाम है टाइम्स द लिविंग डेड। इस मैजिक से पूरा आसमान पर्पल हो जाता है और उसके पीछे एक घड़ी बन जाती है। इसी के साथ एक और चीज उसमें से निकलती है और ये चीज देखकर मिस्टर वॉलबर्ग कहते हैं, ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है। अगला सीन होता है सेल और मैश का। सेल यहाँ पर अभी भी शॉक में है कि आखिर ये मैश इसको भूल कैसे सकता है। मैश यहाँ पर सेल को बहुत देर तक घूरता है और उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है और वो है क्रीम पफ की। यहाँ पर सेल जो कुछ भी मैश से कह रहा है, मैश को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि वो क्रीम पफ से बातें कर रहा है। तभी यहाँ पर सेल अपने मैजिक का यूज करता है जिससे मैश बच जाता है। सेल कहता है कि अब तो तुम्हें याद आ ही जाना चाहिए कि आखिर मैं हूँ कौन। सेल यहाँ पर मैश को याद दिलाता है कि उसने ही एबल और एबिस की हालत खराब करके रखी थी। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि पिछली बार तो वो दोनों बच गए थे, लेकिन तुम्हें खत्म करने के बाद मैं उनसे भी निपट लूंगा। ये बोलते ही वो मैश के ऊपर एक्सप्लोजन वाले अटैक्स करता है, लेकिन मैश उन हमलों को कुछ अलग तरीके से डॉज कर रहा है, वो भी
आसमान में भागते हुए, और भागते भागते वो सेल के पास भी आ जाता है और उसके मुंह पे एक घूसा मारता है, वो भी बहुत जोर का। सेल यहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार ये मैश उसके अटैक को डॉज कैसे कर पा रहा है। बट यहाँ पर मैश को एट लास्ट ये याद आ जाता है कि आखिर ये सेल है कौन। मैश उसको कहता है तो तुम ये फालतू चीज दोबारा करने आ गए हो यहाँ पर। वेल बडीज, यहाँ पर मैशल का ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और अगर इसके आगे तुम्हें जानना है कि क्या हुआ तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि एनिमे रिलेटेड सारी की सारी बातचीत इधर ही होगी। वेल तुम कमेंट बताओ कि इस वीडियो को कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा, और अगर तुम इस वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियोस के अंदर।